मी 1 मिनट मोर प्लीज। थैंक यू सो मच। 5 मिनट के लिए ध्यान कर लें, 5 मिनट ओनली। यस, धीरे धीरे बाहर आ जाएं। सुनेंगे सर। अरे गुरु जी, रुक जाओ। नमस्कार। आत्मनंदन। धीरे धीरे बाहर आ जाएं। आत्मवंदन। आत्मनंदन। आत्मवंदन मैम। आज सुबह कहाँ थी मैडम जी? मैं तो सुबह यही थी, आपका लिंक ही नहीं आया। आज सुबह मैंने लिंक नहीं भेजा? नहीं, मैंने तो 3:10 तक वेट करी, यार उसके लिंक बाद आई मैं या ना आई, आज 41 डेज का था ही तो मुझे नहीं, ध्यान नहीं मैं तो रहा बैठ गई होगा। थी। मैं तो बैठी हूँ। हम्म। तो आप लिंक ही लिंक, नहीं था। जो पुराना लिंक था उसी पे ज्वाइन कर लेते, लिंक चेंज थोड़ी होता है अपना। वो ना, मैं बाद में मेरे ध्यान में आया कि वही लिंक क्लिक, तो मैं बार बार चेक करती रही कि मैम लिंक ही नहीं सेंड करा, लिंक ही नहीं सेंड करा। लिंक अगर कभी, जो हमारा फिक्स टाइमिंग है उस टाइम पे कभी रह भी जाता है गलती से, तो बल्कि आप सेंड कर दो एक बार चेक करके। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आज मैंने लिंक शेयर नहीं किया। मुझे भी नहीं याद, आज मैंने लिंक शेयर ही नहीं किया। वही सॉरी। तो, मैं तो लेकिन बैठ गई थी। हम्म। मैं मतलब कि मैं तो बल्कि आज 2:30 बजे उठी थी। तो फिर मैं बैठी तो थी मैं तो, लेकिन कोई प्रोसेस फील किया तुमने बैठी हो तो? प्रोसेस तो मतलब बैठी थी, लेकिन बाद में मैं सो गई। कल कल हुआ था मेरे साथ। हम्म। कल का मुझे तो याद है। आज एस्ट्रल सर्जरी हुआ है, रात को टाइम हो तो एक बार उस वीडियो से कर लेना, मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है मैम। चैनल तो अपना पता है ना, सब्सक्राइब किया हुआ है जितने पार्टिसिपेंट ने यहाँ ज्वाइन किया है। चैनल मुझे पता है मैम, मैं वो वीडियो आज कल वाला भी सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं? सब्सक्राइब नहीं किया, जी कर मैम। दूंगी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। कमेंट तो मैंने कल कर दिया था उस पे। एनर्जी ट्रांसफर के लिए ये जरूर करें, ठीक है? यस मैम। ये आपकी ड्यूटी बनती है, इस चैनल को आगे लेके जाने के लिए आपको ये करना है। तो हमने कल बुक की शुरुआत की थी, एक आत्मा की यात्रा। एक आत्मा की यात्रा जो है वो रेशल, रेशल के नाम है ना उनका।
उनकी लिखी हुई पुस्तक है। और उस पुस्तक में वो अपने भाई के, और हाँ, पीटर रिशेल्यू, उनका नाम है पीटर रिशेल्यू, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उस पुस्तक में वो एक अपने भाई के साथ अपने संबंध और उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन में आए परिवर्तन के बारे में बता रही हैं, और किस तरह से वो परिवर्तन आया कि उन्होंने बार बार उस युवावस्था में, उस छोटी सी उम्र में, उनके एक क्लोज मतलब रिलेशनशिप के उनकी लाइफ से चले जाने पे, जब वो बार बार गॉड को दोषी मान रहे हैं, प्रभु को दोषी मान रहे हैं, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब उससे प्रश्न पूछ रहे थे, तो उनको आकर अपनी एक फॉर्म में उनके बारे में बताना पड़ा कि ये सब क्या है एक्चुअली। तो हमने कल 5 पेजेस तक सॉरी पढ़ा था, 5 पेजेस तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब उसमें एक व्यक्ति उनकी लाइफ में आता है अचानक से, जो उनको इन सब चीजों के बारे में बता रहा है। और वो एक लाइन ये भी बोलते हैं यहाँ पर कि मैं कोई राइटर नहीं हूं, पर मुझे उस परम शक्ति का आदेश है कि मैं ये संदेश सब तक पहुंचाऊं, मैं इसलिए लिख रहा हूं। तो वो जिस मैसेज को वो परम शक्ति हम तक पहुंचाना चाहती है, दैट मीन्स जीसस के बारे में यहाँ बात है, वो क्या मैसेज है हम सब लेंगे। और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कराए थे, अगर पॉसिबल हो तो लीना मैम आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आपने वो पॉइंट्स सभी, लीना मैम है क्या? नहीं है। लीना मैम आएंगे तो मैं उनको बोलूंगी कि वो शेयर करेंगे ग्रुप में, जिससे आप सब भी वो पॉइंट्स नोट करके रखिए। हम इस बुक की समरी पॉइंट्स के रूप में बनाते चले जाएंगे। अब हमें ये बताया है कि इसके आगे हमें यह समझना होगा कि खनिज जगत, पशु जगत तथा मानव जगत में प्राप्त जीवन में अंतर क्या है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, बात वही है, हर जगत के जीवन का स्रोत तो दिव्य ही है, पर पर हाँ, उसकी अभिव्यक्ति का रूप भिन्न है। हर जीवन का स्रोत दिव्य है। अगर कोई पेन कॉपी लेकर बैठा है तो प्लीज आज के पॉइंट्स वो नोट करे, और नहीं है तो प्लीज ले, और पूरी कॉन्शियसनेस के साथ इसके एक एक शब्द को सुने। कौन नोट कर रहा है मुझे बता भी दे। कल के पॉइंट्स सब लीना मैम के पास हैं, तो हम एक समरी बनाते चले जाएंगे इनके पॉइंट्स की। मेरे सामने जैसे जैसे जो पॉइंट आएगा मैं उस पॉइंट को बोलूंगी कि आप इस पॉइंट को लिखें। तो इस पॉइंट को लिखें कि हर जगत के जीवन का स्रोत तो दिव्य ही है, पर उसकी अभिव्यक्ति का रूप भिन्न है। जब खनिजों के रूप में जीवन की शुरुआत होती है तो उसमें कोई अलग व्यक्तित्व नहीं होता, जैसा कि मनुष्यों में होता है। निम्न प्रकार के खनिजों में जीवन व्यक्ति को जब अपने इच्छित अनुभव प्राप्त हो जाते हैं, वह उच्च श्रेणी के खनिज रूपों को प्राप्त कर लेता है। देखिए कैसे बता रहे हैं, पहले पत्थर से शुरू होता है और धीरे धीरे मिनरल किंगडम के जितने भी वो हैं, जैसे कि हमारी सोल ग्रोथ करती है तो हम एक महर्षि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, पर जब खनिज रूप में हमारी सोल ग्रोथ करती है तो हम मिनरल की सबसे उच्च कोटि के मिनरल की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये चीज भी पॉइंट को नोट करें कि जो निम्न प्रकार के खनिजों में जब अपने इच्छित अनुभव हो जाते हैं तो वो उच्च श्रेणी के खनिज के रूप में चला जाता है। बाद में वह वहां से पहले निम्न प्रकार की वनस्पतियों तथा बाद में उच्च किस्मों को प्राप्त होता है। हमारे समय माप के हिसाब से इस सब प्रक्रिया में कई हजार साल लग जाते हैं। जब वनस्पति जगत से पशु जगत में जीवन शक्ति प्रवेश करती है तब पहली बार उसका व्यक्तिगत रूप दिखाई पड़ता है। वनस्पति जगत से पशु जगत में जब प्रवेश करते हैं जीवन शक्ति, तो पहली बार उसका व्यक्तिगत रूप दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में भी उसका कोई अलग व्यक्तित्व नहीं होता, मात्र एक समूह चेतना या समूह आत्मा ग्रुप में आती है। ये भी साथ बता रहे हैं यहाँ पे। और ये जो ग्रुप बना है हमारा, हम सब इस ग्रुप कॉन्शियसनेस को सेलेक्ट करके आए हुए हैं, ये चीज यहाँ साबित हो रही है। देखो जैसे एक
एनिमल्स में ग्रुप कॉन्शियसनेस में सब आते हैं, वैसे ही ह्यूमन में भी सभी इकट्ठे ग्रुप कॉन्शियसनेस में आते हैं, और ऐसा सभी पशुओं में एक समान होता है। यह समूह चेतना ही सब जानवरों को चलाती है। यही जीवन शक्ति जब मानव जगत में आती है, तब प्रत्येक मनुष्य में एक अलग आत्मा निवास करती है, जो उसके विचारों व क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। विकास की इस अवस्था में समूह आत्माओं का जातियों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनुष्यों पर नहीं। विकास की इस अवस्था में समूह आत्माओं का, ग्रुप की जितनी भी सोल्स होती हैं, उनका उनकी कास्ट्स पर तो प्रभाव पड़ता है, पर मनुष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो उसमें से स्वतंत्र होते हैं। जानवरों के लिए तो मनुष्य एक परमोच्च जानवर ही है, जैसा कि मनुष्य के लिए एक परिपूर्ण मानव अति मानव होता है। खेद का विषय है कि यह सर्वोच्च जानवर अपने छोटे भाइयों के प्रति करुणा व प्रेम का भाव न रखकर उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है। जानवरों की यातना का मुख्य कारण इसी जानवर की यह क्रूर भावना है। अन्य जानवरों की भांति यदि मनुष्य की भोजन सामग्री पाने के लिए उन्हें मारता या उसे इन जानवरों से अपनी जान को खतरा होता, तो फिर भी यह माना जा सकता था कि यह प्रकृति के नियम के तहत ऐसा कर रहा है। पर दुर्भाग्यवश ऐसा है नहीं। वह इन जानवरों को यातना देता है, केवल इसलिए कि उनकी स्त्रियां इन जीवों के पंखों और फर, लोम वस्त्र से अपना श्रृंगार कर सकें। वह अपने प्रिय खेल निशानेबाजी को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से उन्हें पीड़ा देता है। उसे इस बात से कोई परवाह नहीं कि इन शौकों को पूरा करने के लिए वह इन निरीह जानवरों पर कितना अत्याचार करता है। यह विचारहीन क्रूरता भय के भाव को साकार करती है, जो उनके विकास में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है। इंसान से भय का यह भाव पशु जगत के निम्नतम रूप से आरंभ होकर शीर्षतम रूप तक चलता है। जब तक वह मनुष्य से घरेलू या पारिवारिक संबंध स्थापित नहीं कर लेता, भय का यह भाव जो बहुत पहले कभी शुरू हुआ था, अब प्यार का रूप ले लेता है। जब अपने शीर्षतम रूप तक चला जाता है, तब वो प्यार का रूप ले लेता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, तब तक जानवरों के विकास की गति धीमी रहती है। जीवन शक्ति के इस प्रकार पशु जगत से गुजर जाने की बात को मैं इस प्रकार समझाना चाहूंगा। कल्पना कीजिए, यह जीवन शक्ति मंथर गति से बहती हुई नहर में पानी के समान है। नहर के दोनों ओर तट बंधे हैं। इस प्रकार जल प्रवाह का एक नियंत्रित लक्ष्य है। जब तक प्रवाह बंधा है और खनिज तथा वनस्पति जगत से गुजर रहा है, उसके रूप में कोई विशेष परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही वह उससे आगे निकलकर पशु जगत में कदम रखेगा, हमें उस प्रवाह में कुछ भिन्न बात नजर आएगी। पशु जगत विकास के विभिन्न स्तरों का एक जटिल ढांचा है। सबसे मुश्किल ढांचा पशु जगत विकास के स्तरों को कहा है। यहाँ रोगाणु तथा जीवाणु भी हैं और कृमि कीट भी, बड़े जंगली जानवर भी और ऐसे पशु भी जिन्हें मनुष्य ने पालतू बना लिया है। इस पशु जगत में अलग अलग स्तरों से गुजरते हुए यह जीवन शक्ति अनेक अनुभवों को प्राप्त करती है। कभी तो वह असंख्य विषु मेंढकों का रूप धारण कर लेती है, जब जीवन शक्ति लार्वा के रूप में रहती है, जिसे मेंढकी ने जन्म दिया है। समय के साथ साथ यह लार्वा टैडपोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये असंख्य टैडपोल अब जीवन से नाता जोड़कर अनेक अनुभव प्राप्त करने लगता है। वे पानी में फैलकर उसके रंग को बदल डालते हैं। बहुत से विषु मेंढक शिशु मेंढक शैशव में ही मर जाते हैं। बहुत से जो बचपन के छोटे मेंढक होते हैं, शिशु मेंढक जिन्हें कहा है, बचपन में ही मर जाते हैं। मेंढक बन ही नहीं पाते। पानी की यही इकाइयां धीरे धीरे समूह आत्मा के रूप में बदल जाती हैं। फिर बाद में वो धीरे धीरे समूह आत्मा के रूप में बदल जाती हैं और कुछ मेंढक बनने की अवस्था तक पहुंच जाती हैं, और भोजन की कमी तथा अन्य अनेक कारणों से उनका जीवन अल्पकालिक रहता है, कम आयु में रह जाता है। पर जब वे अंत को प्राप्त होते हैं, तो समूह आत्मा के रूप में लौटते हैं।
जब अंत को प्राप्त होते हैं तो एक ग्रुप में वापस जाते हैं, जिन्होंने केवल मरण का कष्ट ही भोगा है। अन्य कुछ थोड़ा अधिक लंबा समय जीते हैं और समय के साथ मनुष्य से उनका संपर्क जुड़ जाता है। मेंढक अपने उत्पीड़क मनुष्य से डरना सीख जाता है, उससे दूर भागता है, छिपता है और उसके साथ संपर्क करने से बचने की कोशिश करता है। समय बीतने के साथ साथ अलग-अलग कारणों से उसे भी मृत्यु ग्रस लेती है। कभी मनुष्य के अत्याचार के कारण, कभी सांप जैसे अपने किसी प्राकृतिक शत्रु के आक्रमण के कारण। पानी की ये छोटी इकाइयां जीवन के इन छोटे कणों को समेटे हुए एक बड़ी इकाई बन जाती हैं और पानी का रंग कुछ और बदल जाता है। सभी अनुभवों से जो पीड़ा थी वह अलग प्रकार की थी, पर जब वह एकत्र हो जाती है तब सब अनुभव मिलकर एक हो जाते हैं। इनमें से किसी की भी अपनी विशिष्ट पहचान नहीं होती और सब मिलकर एक बड़ी समूह आत्मा का निर्माण करते हैं। विकास की इस अवस्था में एक दो जीवन बिताने के बाद जीवन शक्ति पानी में बिताए जीवन के अनुभवों को साथ लेकर अगली अवस्था की ओर बढ़ जाती है। टैडपोल जैसे दसों हजारों जीवों के स्थान पर अब वह 10,000 चूहों के रूप में स्वरूप ले लेती है। चूहे को भी मनुष्य तथा अपने प्राकृतिक शत्रुओं से जान का खतरा हमेशा सताता रहता है, क्योंकि वह भी अपने पूर्व रूप से यह डर साथ लेकर ही इस जन्म में आया है। इस प्रकार इन अलग-अलग जन्मों की श्रृंखला में डर का भाव पलता और बढ़ता चला जाता है। डर कहाँ से आ रहा है? देखें सब हमारे अंदर। इस जीवन की शुरुआत में वह जानता है कि हर कीमत पर उसे इंसान से खुद को बचाना है। इसलिए वह रात को निकलता है जब इंसान से टकराने का अवसर कम हो। अगर कहीं वह परिपक्व अवस्था तक पहुंच पाता है तो निश्चय ही केवल अपनी चतुराई के बल पर और शत्रुओं से स्वयं को रक्षित कर पाने की अपनी नैसर्गिक आवश्यकता के लिए उन्हें धोखा दे पाने की दक्षता के बल पर। अभी मैं इन अंतिम शब्दों पर विचार कर ही रहा था, ऊपर देखा तो पाया कि कमरा खाली था। कुछ देर तो मैं बिना हिला डुले वैसे ही बैठा रहा, पर और जो कुछ उसने कहा था उसे आत्मसात करने का यत्न करता रहा। कुछ देर बाद मैं संभला, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस सब पर यकीन हो रहा है या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता था? यह सब मेरे लिए नया था पर रोचक भी था। यह भी सच है कि मैं अब तक यह मगज पच्ची करके थक चुका था। अब मैं केलकल की प्रतीक्षा करने लगा और मुझे भरोसा था कि वह अवश्य लौटकर आएगा। ये व्यक्ति जो अचानक से उसके घर इन सब ज्ञान को देने के लिए उसे रोज 11 बजे का समय देकर गया था, और कैसे वो आता था किसी को दिखता नहीं था और कैसे वो चला जाता था किसी को पता नहीं चलता था। अगले दिन मैं अपने डेस्क पर बैठकर दरवाजे पर निगाहें गड़ाए था। मैं जानना चाहता था कि वह दरवाजा खोलकर आता है या फिर बंद दरवाजे के आर पार निकलता है। मैं शायद किसी अति प्राकृतिक घटना के होने की प्रतीक्षा में था, पर निराश होना पड़ा। मैं शायद 11 बजते ही दरवाजा होले से खुला। बिल्कुल सामान्य रूप से उसने मेरा अभिवादन किया। मैंने सोचा था कि वह रोज की तरह आज भी कहेगा, हाँ, तो और आगे सुनना चाहोगे? या फिर कल मेरी बातों से बोर हो गई? ऐसा ही हुआ। मेरे उत्तर से वह भी संतुष्ट जान पड़ा और उसने कल से आगे बोलना शुरू कर दिया। छोटे जीवों से लेकर जंगली जानवरों तक पहुंचते पहुंचते जीवन शक्ति का स्तर बदल जाता है। हमारी जीवन शक्ति कैसे चलती है उसको अच्छे से समझे, इसमें बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। जानवर खुद भी एक प्राकृतिक नियम के अधीन रहते हैं, जिसे हम शक्तिशाली के ही टिके रहने का नियम कहते हैं। इसके अनुसार पशु जगत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्म संरक्षण, अपनी सुरक्षा करना, आत्म संरक्षण, सेल्फ सिक्योरिटी भी कह सकते हैं हम इसको। कमजोर जानवर भोजन के लिए मार दिए जाते हैं और अपने बचाव का भय इन सभी जानवरों के अनुभवों को रंग देता है। यह स्थिति उसके जन्म से मरण तक बनी रहती है। मरण चाहे किसी भी तरीके से हो, प्राकृतिक हो, किसी बड़े जानवर द्वारा किए गए शोषण से हो, या फिर किसी शिकारी की बंदूक की गोली से हो।
इससे कोई आश्चर्य नहीं कि सभी जानवरों की प्रबलतम भावना है डर। अपने से अधिक ताकतवर जानवरों का और सर्वाधिक ताकतवर जानवर अर्थात मनुष्य का भी, इसको सर्वाधिक ताकतवर जानवर कहा है यहाँ पर मनुष्य को। इस चीज को भी अगर नोट करना चाहो तो करो। जंगली जानवरों के शरीरों से समूह आत्माएं अनेक बार जन्म लेती और मरती हैं, क्योंकि इसी जन्म में वे दो महत्वपूर्ण अनुभव पाती हैं, आत्म संरक्षण का तथा जीवित रहने के लिए काम करने का। भोजन प्राप्ति की हर जानवर के लिए सबसे जरूरी दैनिक कर्तव्य बन जाता है, जिसकी ओर से वह कभी बेफिक्र नहीं हो सकता। बीच बीच में जब भोजन की कमी हो जाती है तो जानवर की सहज वृत्ति उसे भोजन प्राप्ति के नए क्षेत्र ढूंढने तथा स्वयं को परिस्थिति के मुताबिक ढालने की शिक्षा देती है, और यह शिक्षा उसे एक सशक्त धरातल पर लाकर खड़ा करती है। जब आत्मा को एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना होता है, इस समूह चेतना के जीवन में पहली बार मातृत्व की भावना का दर्शन होता है। मातृत्व की, ममता की, प्रेम की भावना का जन्म इस समूह में पहली बार होता है, जब उसको मनुष्य के रूप में अगला जन्म लेना होता है। पशु जगत में जंगली जानवर उस सीढ़ी में सबसे ऊपर की पायदान पर आते हैं, जब वे समूह चेतनाओं के रूप में अनेक जीवन जीते हैं, क्योंकि इसके बाद वे जब प्रगति करने के इच्छुक होते हैं तो उन्हें अलग शरीरों की आवश्यकता होती है, जो उन्हें मानव जगत के समीप ला सके। इससे गुजरना भी समय के साथ साथ जरूरी होता है। जब तक हाथी, गधे और भैंसे अपने जंगली रूप में होते हैं तो वे मनुष्य द्वारा पकड़े जाने पर जी जान से लड़ते हैं, परंतु एक बार काबू कर लिए जाने पर वे उसके प्यार दुलार को पाकर बिल्कुल पालतू बन जाते हैं, पर और अपनी इच्छा से अपनी नैसर्गिक शक्तियों को मनुष्य की प्रगति के लिए इस्तेमाल होने देने का विरोध नहीं करते। हाँ, सालों मनुष्य के गुलाम रहने पर भी वे 100% पालतू नहीं बन पाते। इसके बाद की जिंदगियों में वे फिर से गुलामी का जीवन प्राप्त करते हैं, परंतु अब उनमें जन्म से वैसा मनुष्य से डर का भाव नहीं होता, क्योंकि पालतू बनने पर उनके अंदर से मनुष्य का वो डर का भाव समाप्त हो गया। उनकी आत्मा ने वो अनुभव पहले ले लिया। इस समूह के सभी जानवरों में से सबसे अधिक विकसित वे मवेशी होते हैं, जिन्हें गौशाला, अस्तबल आदि में सुरक्षित रखकर सर्दी के महीनों में भी आराम से भोजन दिया जाता है। सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को वही महसूस करते हैं जिन्हें भोजन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जदोजहद नहीं करनी पड़ती। साधारणतः यह बात मानी जाती है कि जानवर को बिना परिश्रम के यदि भोजन मिलता रहे तो वह सबसे अधिक अपने मालिक पर विश्वास जमा लेता है और इंसान से लगने वाला डर उसके मन से समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, किंतु निश्चित रूप से मानव जाति का भय उसके अंदर से विलुप्त होने लगता है और समूह आत्मा अब पशु जगत की अंतिम अवस्था में पदार्पण को तैयार हो जाती है। सही मायनों में वह अवस्था है पालतू पशुओं की, घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली की। वह समूह आत्मा जो दसियों हजारों टैडपोलों के रूप में शुरू हुई थी, शुरुआत वहां से हुई थी, अब इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अनेक अनुभव लेती हुई विभाजित होकर छोटी होते होते केवल 2 भागों तक सीमित रह जाती है, 2 घोड़ों, 2 कुत्तों और 2 बिल्लियों के रूप में। पहले बहुत बड़े समूह में होते हैं, फिर वो 2-2 में बट जाते हैं। जब यह समूह आत्मा विकसित होते होते उस अवस्था तक पहुंच जाती है जहां यह केवल 2 खंडों में ही बटी हुई है, तब वह पूरी तरह से पारिवारिक हो जाती है। उन्हें परिवार क्या है वो अनुभव आने लगता है और इंसान को पूरी तरह समझने लगती है। अब उसका एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में विशिष्टीकरण एक सत्य जान पड़ने लगता है। इस समूह आत्मा को अभी कितने और जीवन जीने होंगे, यह उन मनुष्यों पर निर्भर करता है जिनके साथ ये दोनों जानवर जुड़े हैं।
जिनके आसपास के जानवर हैं उन मनुष्यों पर निर्भर करता है। कितना अधिक फर्क पड़ रहा है, देखिए मनुष्य के आसपास जो जानवर है वो किस तरह से उसकी प्रगति में सहायक हो सकता है। इस ये बात भी नोट कर सकते हैं, जो नोट कर रहा है ना, जो भी नोट कर रहा है, जिसको मैंने नोट करने को बोला है, इस बात को भी नोट करें कि एक मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो जानवर को जितनी अधिक भोजन की स्ट्रगल को कम करके प्रेम देता चला जाएगा, उसका अगला जीवन मनुष्यों के साथ वो उतना ही सुरक्षित महसूस करेगा। दो मालिकों में से अगर एक भी इन घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों के प्रति अनुदार है और उनके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं दिखाता या उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करता है, तो पिछले 20 जन्मों में उनका जो मानव भय, ध्यान से इस बात को लिखें जो भी लिख रहा है, अगर क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं जो आसपास हमारे आसपास जो जानवर हैं, वो हमारे डोमेस्टिक के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो उन्होंने मेंढक, टेडपोल, ये सब होने से सभी यात्राएं जो अलग अलग पशुओं के रूप में की, उसमें मानव भय जो आंशिक रूप से मिट गया था वो लौट कर आने लगता है और उनके विशिष्टीकरण होने से पहले और कई जन्म उन्हें जीने पड़ते हैं। मैं बहुत जोर देकर बार बार यह बात नहीं कहना चाहता कि लोग इस बात को समझें कि पालतू जानवरों से मित्रता पूर्ण व्यवहार करना कितना जरूरी है। यहाँ इन्होंने वर्ड पालतू जानवर कहा है, पर हमारे आसपास जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनसे भी ये व्यवहार हमारा उतना ही जरूरी है ताकि उनके मन से भय निकल जाए और वे मानव को भली प्रकार से समझ सकें। यदि ऐसा हो जाए तो पशु जगत की यह अंतिम अवस्था किसी की आत्मा की प्रगति का आप कारण बन रहे हैं, वो उससे पशु से मनुष्य की अवस्था में आ जाएगा। यह अंतिम अवस्था उन्हें बहुत ही जल्द मिल जाएगी, जबकि अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। कृपया इस बात को साफ तौर पर समझ लें कि कोई भी समूह आत्मा तब तक मनुष्य के रूप को प्राप्त नहीं कर पाती जब तक उसमें से मानव जाति के प्रति भय का भाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। प्यार केवल मनुष्यों के हृदय का ही एक भाव नहीं है, यह तो सृष्टि के हर जीव को घेरे हुए है। इसलिए पशुओं के विकास में मानव की भूमिका सच्चे अर्थों में यह देखना है कि प्यार से ही डर को जीता जा सकता है। अगर पेड़ पौधों को खनिज को हम रिस्पेक्टफुली देखते हैं तो वो पशु जगत में अगली अगली आत्मा में प्रवेश कर सकती है, सॉरी, पेड़ पौधों में प्रवेश कर सकती है, और पेड़ पौधों को प्यार देते हैं तो वो पशु जगत में प्रवेश कर सकती है, और पशु जगत को प्यार देते हैं तो वो अपने आगे की प्रगति से मनुष्य जगत में प्रवेश कर सकती है। मनुष्य क्या कर सकता है अब आप खुद समझिए। अब ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए नहीं है। पशुओं के विकास में मानव की भूमिका सच्चे अर्थों में यह देखना है कि प्यार से ही डर को जीता जा सकता है। जब तक जानवरों को मनुष्य का प्यार और उनकी मदद नहीं मिलती, उनकी प्रगति बाधित रहती है और वे विकास मार्ग पर असीमित समय तक अवरुद्ध खड़े रहते हैं। फिर यह विशिष्टीकरण आखिर होता कैसे है? दो रास्ते हैं, दिल और दिमाग। यह पशु की श्रेणी पर निर्भर करता है कि वह किस रास्ते को अपनाएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि अक्सर कुत्ता प्यार और बलिदान के द्वारा मानव जगत में पहुंचता है। वह अपने मालिक या जिन्होंने उसे अपना लिया हो उनके और अपने परिवार के प्रति इतना समर्पित होता है कि विपत्ति के समय वह अपनी आत्म संरक्षण की मूलभूत वृत्ति को भी छोड़ देता है।
अपने मालिक के प्रति वो इतना वफादार होता है। अगर वो उसके मालिक के ऊपर किसी ने हमला किया है, यहाँ पे देखिए ये बात साबित हो रही है कि अगर एक डॉग घर में है और उसके मालिक के ऊपर किसी ने हमला किया, तो वो उस मालिक की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान भी दे देता है, आत्म संरक्षण की वृत्ति को भी छोड़ देता है। अदरवाइज जो डॉग है वो आत्म संरक्षण सबसे ज्यादा करता है। आप कभी भी देखें, वो दौड़ते हुए भी भौंकने लगता है। क्यों भौंकता है? उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर जब वो एक डोमेस्टिक एनिमल का रूप ले लेता है और उसे प्यार मिलने लगता है, तो वो अपनी आत्म संरक्षण की वृत्ति को भी छोड़ देता है और मालिक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। कुत्ते के लिए अपने प्राणों का बलिदान करके समूह आत्मा का विशिष्टीकरण पा लेना आवश्यक नहीं, जब उसने वह सब कुछ सीख लिया हो जो उसे पशु जगत में आकर सीखना था और मानव जाति का भय भी पूरी तरह खत्म हो गया, तब उस समूह चेतना के लिए यह समय की बर्बादी होगी। यदि वह पशु रूप में और अधिक जन्म ले, फिर तो उसका प्रारब्ध कहीं और ही है और वह एक नए और अधिक जागृत क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। यह कोई जरूरी नहीं कि मानव शरीर में पहला जन्म किसी अविकसित या निम्न श्रेणी के मनुष्य के रूप में ही हो। आत्मा ने पशु जगत में रहते हुए पिछले कुछ जन्मों में बहुत से अनुभव अर्जित कर लिए, विशेषकर वह जन्म जिसमें उसने अपने मालिक के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिए। ऐसी आत्मा को ऐसा मानव शरीर मिलता है जो दुनिया में पाए जाने वाले सर्वाधिक अविकसित शरीर से कुछ बेहतर हो। ये पॉइंट भी नोट करें, ये पॉइंट भी अपने शब्दों में नोट करें कि अगर कोई अपने पशु जगत में अपना ऐसा अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि अपने मालिक के लिए अपने बलिदान न्योछावर कर देता है, तो वह कैसे शरीर में जन्म लेता है? सबसे मानव शरीर ऐसा मिलता है सर्वाधिक अविकसित शरीर से कुछ बेहतर। घोड़े को भी कुत्ते की तरह ही विशिष्ट मानव शरीर मिलता है। मालिक के प्रति अपने उत्कृष्ट समर्पण के कारण उसका भी उन्नयन हो जाता है। ऐसा प्राय सुनने में आता है कि जरूरत पड़ने पर वह विस्मित कर देने वाले काम कर देता है और उसके एकदम बाद मरकर गिर जाता है। एक कुत्ता और घोड़ा तो अपने समर्पण व बलिदान के बल पर मानव जगत में प्रवेश कर पाते हैं, परंतु बिल्ली तो इंसान को समझना सीखकर और श्रेष्ठ स्थान पाकर यह अधिकार हासिल करती है। वाओ, इस लाइन को भी प्लीज नोट करें कि बिल्ली जो है वो इंसान को समझना सीखकर श्रेष्ठ स्थान पाकर इस अधिकार को हासिल कर लेती है। पुराने जमाने में बहुत से दार्शनिक कहते थे कि घोड़ा और कुत्ता तो प्रगति का अधिकार अपने समर्पण से पाते हैं, पर बिल्ली चालाकी से इस अधिकार को पा लेती है और उसमें तर्क शक्ति की टिमटिमाती रोशनी देखी जा सकती है। हमें हाथियों के ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां उन्हें मनुष्य की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और बंदर जो अच्छे चिड़ियाघरों में रहते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। वे भय रहित परिवेश में रहकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते देखे गए हैं। इससे पता चलता है कि वे भी इंसानों की बातें समझते हैं। ये जानवर जो पालतू जानवर की जिंदगी नहीं भोग पाते, मानव शरीर की निम्नतम श्रेणी को प्राप्त होते हैं। यहाँ स्ट्रीट एनिमल्स की बात हो रही है। चार पैर वाले जितने भी एनिमल्स हैं प्राप्त तो मानव शरीर ही करते हैं, पर यहाँ ये बता रहे हैं कि वो मानव शरीर की निम्नतम श्रेणी को प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर अत्यधिक विकसित कुत्तों की समूह आत्माएं निम्न मानव शरीरों को प्राप्त करने की बजाय सीधे ही विकसित मानव बनती हैं। सबसे अधिक विकसित कुत्तों की जो समूह आत्माएं हैं निम्न मानव शरीरों को प्राप्त करने की बजाय सीधे ही विकसित मानव बनती हैं। शायद उन जनजातियों के सदस्यों के रूप में जिन्होंने पीढ़ियों से मानवता की सेवा की है। इससे पहले कि मैं मानव जाति की आरंभिक जिंदगियों की बात करूं, जिसका पशु जगत में बिताई जिंदगी से विशाल अंतर है,
मैं एक ऐसे जानवर का उल्लेख करना चाहूंगा जो मनुष्य के रूप में आने लायक तो हो गया है, पर अभी शरीर उसका जानवर का ही है। पशु जगत से मानव जगत में उसका स्थानांतरण तो समय आने पर होगा ही, जब उसका भय निकल चुका होगा और उसके भीतर का प्रेम पक्ष पर्याप्त विकसित हो चुका होगा। ऐसी स्थिति में जहां एक कुत्ता तो आधा समूह चेतना है और प्राकृतिक मृत्यु को पा चुका है, और उसका दूसरा आधा भाग एक दूसरा कुत्ता अभी जीवित है, पर जिसे अब कोई नया पाठ नहीं पढ़ना है, ऐसा कुत्ता मनुष्य समान ही हो जाता है। केवल उसका रूप कुत्ते का रहता है। आपने निस्संदेह कोई ना कोई ऐसा कुत्ता देखा होगा जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में लगभग इंसान जैसा ही हो जाता है। तब वह सारी बात समझता है जो उससे कही जाती है, और उसमें आपके एक एक विचार और क्रिया को समझने की अलौकिक क्षमता होती है। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जानवर में इतनी समझ हो सकती है। इसमें अंतर ज्ञान की सुगंध होती है। ऐसा कुत्ता वास्तव में मानव कुत्ता होता है, जिसका रूप तो कुत्ते का है पर बुद्धि मनुष्य जैसी, जो तर्क के आधार पर खुद फैसला कर लेता है और खुद ही उसका जिम्मेदार भी होता है। मनुष्य और जानवर में मुख्य अंतर है तर्क क्षमता और उसके साथ ही प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता का। इंसान जानता है कि सही और गलत में क्या अंतर है। मनुष्य योनि में अपने आरंभिक जीवनों में भी वह खुद फैसले लेता है, परंतु जानवर को तो पशु जगत के नियमों का पालन करना पड़ता है। जानवर अपनी वृत्ति के अनुसार चलता है और उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। जिस रूप में वो है, कुत्ता रूप में है तो वो उसी वृत्ति में रहेगा, बिल्ली रूप में है तो वो उसी वृत्ति में रहेगा। इंसान तो बुरा रास्ता भी चुन लेता है, यह जानते हुए भी कि वह रास्ता बुरा है। ये बात भी नोट करें। पर दुनिया को प्रगति की ओर ले जाने वाली ताकतों के विरुद्ध है। परंतु एक जानवर अपनी वृत्ति के अनुसार ही काम करेगा, क्योंकि यही उसके जगत का नियम है। ये बात बहुत बड़ी कही है यहाँ, कि एक मानव को पूरी समझ होती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके बावजूद भी वो बुरे रास्ते को चुन लेता है। मन और परंतु पशु के अंदर वो समझ नहीं है। वो जिस जाति में होता है, हर जाति की अपनी वृत्ति है। बंदर का काम खेलना, उछलना, कूदना, हर जानवर की अपनी वृत्ति है और वो उससे बाहर नहीं जाता। पर मनुष्य अपनी वृत्ति से बाहर जाता है। एक बार फिर मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा, फिर गायब हो गया वो, क्योंकि मेरा मन इन सभी विस्मयकारी बातों से भरा था। मैंने निश्चय किया कि मैं इन 2 दिनों का वह सब कुछ लिख लूंगा जो मुझे याद है, और यह फैसला भी कर लिया कि मैं अब साथ साथ ही शॉर्ट हैंड में नोट्स लिख लिया करूंगा। तो अध्याय 2 कल शुरू करेंगे। पेज 10 का हमें सेकंड पेज पढ़ना है। अध्याय 2 से शुरू करेंगे, इसीलिए मैं इस पेज को छोड़ रही हूँ। और अध्याय 2 के पेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 16 पेजेस हैं अध्याय 2 में। तो हम 8-8 करके खत्म कर देंगे, 2 दिन लगाएंगे, क्योंकि ये जल्दी जल्दी पढ़ने वाला चैप्टर्स है ही नहीं। इसको बहुत ध्यान से, हमें अपनी सोल जर्नी कहाँ से कैसे चली पूरी समझ आ जाएगी यहाँ पर। इसीलिए इसका नाम एक आत्मा की यात्रा रखा गया है। वाओ वाओ वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। प्रिया प्रिया प्रिया, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस बुक को पढ़ने के लिए कहा था, तो मेरे माइंड में ये बुक तब से चल रही थी कि अगर किसी की रिक्वेस्ट आई है तो कहीं ना कहीं कोई मैसेज होगा इस बुक में। और वाक्य में ये बुक हमें हमारे मानव जीवन की ग्रोथ के साथ अपनी पूरी जर्नी का जब पता होगा ना, तो हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं उनको हम वो प्यार हृदय से दे पाएंगे, हृदय से दे पाएंगे। यस, तो सभी धीरे धीरे बाहर आए।
थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सब अपने अपने वीडियोस को ऑन करें। प्लीज कम आउट फास्ट। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, खाना खाना है। एक मिनट, आई एम कमिंग। आप सब वीडियोस ऑन करें और सभी मास्टर्स चले क्यों गए? शेयर योर एक्सपीरियंस। आपको ये जर्नी को जानकर, हमारी जो जर्नी, हम कैसे मानव जाति में आए, अभी तो आगे भी पता चलेगा कि मानव से हमने कैसे ग्रो किया। कैसा लगा सुनकर? बताएं प्लीज। म्यूट किया हुआ है क्या मैंने? यस, वो एक मास्टर ने ज्वाइन किया था ना। हाँ, यस, वो एक मास्टर ने ज्वाइन किया था, तो ये सब कर सकते हैं आप सब। कर पा रहे हैं? हाँ, मैम कर बहुत पा रहे अच्छा हैं। लगा। यही चीज साइंस में पढ़ी थी, आज फिर से नहीं हो गई सुन के। हाँ 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 हाँ। यस, कितना अच्छा लग रहा है ना ये जान के कि कैसी कैसी सोल जर्नी होती है और कैसे कैसे ये चीजें साइंस में भी बताई तो गई हैं। हाँ टेडपोल जी। से मेंढक, ये सब चीजें अब मुझे भी ध्यान आ रहा है कि हमने ये वहां भी पढ़ी हैं, पर उसको हमने इस तरीके से नहीं समझा था। हाँ जी, है ना? मेन तो अब समझ में हाँ। आ रहा है ना, पहले तो आपकी आवाज एक। नहीं आ रही बिमला जी, देखिए क्या हुआ है, देखिए एक बार। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। गुरमीत, कल वाला चैप्टर सुना था क्या आपने? यस मैम, मैंने लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं आज कंप्लीट कर लूंगी। स्टार्ट पांच ही तो पेजेस थे, बहुत ज्यादा नहीं था, तो साथ साथ उन चीजों पे कवर करती चली जाओ। ठीक है मैम। गुरमीत बैठे से काम करने दिखने लगी। वो ना कोई यस, आया हुआ था मैम घर पे। यस। कोई बात नहीं, ये भी ड्यूटी है। यह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। यस। हाँ जी, हाँ जी बिमला जी, बोलो। आपकी आवाज आई। आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो एक बार अपना ईयरफोन हटा दो या एक बार म्यूट अनम्यूट करके देखो, नहीं तो दोबारा ज्वाइन करो। आवाज नहीं आ रही। लक्ष्मी जी, निशा जी, प्रिया, स्मिता, प्लीज शेयर करें। 2-3 मिनट्स में इसको एंड करेंगे हम, ताकि हम आगे फिर 5 बजे ज्वाइन कर पाए। प्रिया। मैम वो ना क्या कहते हैं, 6 बजे आते थे ना मेरे स्टूडेंट, तो वो हम्म मतलब लेट हो जाता है, तो वो 5:30 आते हैं। हम्म। मतलब 6 से 7:30 बज जाते थे, क्योंकि मैं 6:10 पे निकलती हूँ बाहर। तो 4:30 वो से 5:30 कर देंगे अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। अगर किसी को तो दिक्कत फिर नहीं या हो रही तो है हम तो। ऐसा कर लेते हैं ना, 4:30 से 5:30 है, तो हम इसका टाइम भी थोड़ा सा आगे करके और दोनों चीजों को कंटिन्यू कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। यस मैम, मर्जी बीच का वाला गैप ठीक। खत्म कर देते हैं। और इसका वही ना, टाइम 6 से हमारा 3 इकट। का है। इसका टाइम हाँ। हमारा 3 का है, ठीक है। हम यस। एक्सपीरियंस शेयरिंग, मेडिटेशन सब ऐड करते हुए इसका टाइम 3:30 का कर देते हैं। 3:30 से 5:30 तक का टाइम कर देते हैं, जिसके बीच में हमारा सारा खत्म कर देंगे। मेडिटेशन भी, ये भी, और एक्सपीरियंस शेयरिंग भी। इज ठीक इट है मैम। ठीक? हाँ। मेरे को तो सही है वही है, मेरे को तो वो 6 साढ़े इकट्ठा नहीं, वाला सही 4:30 का था। टाइम उनको भी सेट बैठ जाएगा, थोड़ा बहुत वो भी एडजस्ट कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने तभी 4:30 ही करी थी, आपको याद होगा। फिर वो थोड़ा सा हम्म। अपने चेंज कर दिया ना, तो मेरे को ये 5 से 6 मुझे सूट नहीं करता है। तो लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं कि सभी सभी को
नहीं, सब कर पॉइंट लेंगे होना मेरे चाहिए ख्याल से। क्योंकि किसी और मैंने को कोई इश्यू है क्या? छुट्टियों में तो कोई इशू नहीं मैडम। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। यस। तो वैसे आप कितने बजे तक घर पहुंच जाते हो? मैं 3:30 बजे आते हैं मैडम, 2:30 बजे छुट्टी होती है, 1 घंटा लग जाता है मेरे को आने में। हम्म। चलो, ये टाइम तो करते हैं, आगे के आगे देखेंगे। इसके भी बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है फिर खुद ही लेट हो जाएं वो बच्चे। अभी तो यस बच्चे घर है ना, तो टाइम पे आ जाते होंगे। ठीक है, जितने दिन निकलते हैं उतने दिन निकालते हैं इस टाइमिंग पे। यस। हम्म। क्योंकि बुक रीडिंग का एक आधा गैप तो बीच में आएगा, इस बुक को कंप्लीट करके फिर गैप डाल देंगे एक, तो फिर चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। टाइम सिर्फ मेडिटेशन का रह जाएगा। यस, लक्ष्मी मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आत्मंदन में, आत्मंदन। आत्मंदन। मैं बस सुन रही थी, अच्छी थी बुक, समझ आ रही है। और वो दीदी कह रही थी मेरा ना नेट नहीं चल रहा आज, किसी हम्म। की वो अटेंड नहीं कर पाई, नेट नहीं चल रहा है। हम्म। हाँ, वो ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं। हाँ हाँ, जी। नहीं चल रहा है। बाकी समझ कोई आ बात। रही है अच्छे से। हम्म। और चलते फिरते ही सुन रहे हैं, सुन रही हूँ मगर सारा सुन रही हूँ, समझ आ रही कोई बात। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। है। ठीक है हाँ जी। मैम। थैंक यू। निशा जी, प्रिया जी, स्मिता जी, नमस्ते कुछ मैम। कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार प्रिया। बहुत अच्छी बुक है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये। मैं उस हम्म। टाइम इसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैंने बस जब पढ़ रही थी ना मैं, तो इसमें भी रात को सोते हुए वो अभी नहीं बताती, फिर वो सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा ना फिर। बहुत अच्छी है मैम, और आप पढ़ाते उतने अच्छे से हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। बहुत दिन से मेरे मन में था कि ये बुक मैं पढ़ूंगी, तो टाइम हाँ। ना मिलने के कारण नहीं, तो आपने करा दी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच मैम, थैंक यू। यस। नेक्स्ट, निशा जी कुछ कहना चाहती हैं क्या? निशा मैम कुछ कहना चाहती हैं क्या? स्मिता मैम कुछ कहना चाहती हैं तो बताएं। ओके देन, खाना खा लें हम भी। ओके। मैं खाना नहीं ओके। खाया अभी तक। थैंक यू। 30 पे है फिर अब? हाँ जी। 30 पे है? नहीं नहीं, आज नहीं, 5 बजे है। ग्रुप में कल के लिए शेयर करूंगी, आज तो 5 बजे ही करेंगे। ओके। आज एकदम मैं मतलब चेंज आज नहीं मैं करते। आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ग्रुप में सबको पता चल जाएगा। इंस्टेंट करूंगी तो फिर जिन लोगों को 5 का पता है फिर वो लोग लेट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आज नहीं करेंगे चेंज, कल से कर देंगे। कल से कंटिन्यूटी में कर देंगे। इसको 3 से 3:30 पे ले आएंगे और उसको 5 से 4:30 पे ले आएंगे, तो वो सारा मर्ज हो जाएगा। आधा घंटा वहां से बढ़ा देंगे, यहाँ से घटा देंगे। ठीक है। हम्म। ओके। हम्म। ओके, थैंक यू।